बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है और आज कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास बुलाए गए हैं और आज भी और कल भी बहुत बड़े इम्कानात हैं कि हुकूमत कोई आइनी तरामीम का एक पूरा जुडिशल पैकेज जो है वो लाने जा रही है। वो पैकेज क्या हो सकता है, आइंदा का चीफ जस्टिस उसके तहत कौन होगा और ये कितना खौफनाक है। पूरा अदालती निज़ाम बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपनी जगह से एक दफ़ा हिल जाएगा। क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो अदलिया की जो आज़ादी है, वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है इससे। इस सारे तनाजुर पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान के जो केसेस हैं, दो केसेस हैं, उन में से एक केस 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी अहम जो है वो पेशरफ्त हो रही हैं, लेकिन उसमें एक अहम इकदाम जो है वो उसका फ़ैसला किया है इमरान खान साहब ने, तो वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा तोशाखाना 2 केस और FIA जो है वो मुतहर्रिक हो गई है, इस पर जो है वो तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन शुरू करते हैं हम आइनी पैकेज के हवाले से। जो जुडिशल पैकेज के हवाले से जो आइनी तरामीम है वो हुकूमत लाने का जो है वो सोच रही है। उसमें से आइनी तरामीम पहले हैं कौन कौन सी, वो आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं अगले स्टेप का आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट कर सकती हैं और इसके असरात क्या होंगे, आगे चलकर क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस कौन होगा। नंबर 1 जो आइनी तरमीम रखी गई थी पहले कि जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की तारीख, एज मतलब उम्र की जो तारीख है, मतलब 65 से 68 कर दी जाए। यूँ जो उसके बेनिफिशरी होते पहले वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उसके बेनिफिशरी होते, तो वो एज जो है वो बढ़ा दी जाए। और ये एक पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन तो नहीं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक एक्सटेंशन मिल ही जानी थी चीफ जस्टिस को 3 साल के लिए। तो अब मामला ये है कि इस जो पॉइंट था, जो तरमीम है, इस पर जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली असम्बली के फ्लोर पर कहा कि किसी की एक्सटेंशन के वो हक में नहीं है, वो किसी भी इदारे का सरबराह हो उसके एक्सटेंशन के हक में नहीं है। मौलाना फजल रहमान का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी की एक्सटेंशन के हक में नहीं है, वो 3 साल की उम्र बढ़ाने, रिटायरमेंट एज बढ़ाने की सूरत में हो या पर्सन स्पेसिफिक हो, वो उसके हक में नहीं है। यूं अगर मौलाना जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ नहीं जाते तो फिर जो है वो ये तरामीम नहीं हो सकती। इस जो तरमीम है इस पर इत्तेफाक राय अभी तक के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं, अभी सुबह 10 बजे है, हफ्ते का रोज़ है, अभी तक के जो ज़राए ये बता रहे हैं। इसके बाद के हालात का पता नहीं है कि जो है वो 2 घंटे बाद कहीं मौलाना को राज़ी कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है या कानून साजी है या तरमीम है, आइनी तरमीम है, इस पर मौलाना मुत्तफिक नहीं है। और यूं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जो इसी आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हो सकते थे कि अगर एज बढ़ाई जाती तो वो 3 साल की एज बढ़ जाती, तो वो बेनिफिशरी नहीं हो सकेंगे। अगर ये आइनी तरमीम नहीं होती तो फिर वो 25 अक्टूबर को कंफर्म रिटायर हो जाएंगे। लेकिन 25 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इस पे जो है वो दूसरी तरमीम जो है वो जिस पे डिस्कशन हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। दूसरी तरमीम यह है कि टॉप 5 मतलब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 5 जजेस हैं। 5 में से जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो उनके हवाले से असल में बुनियादी जो पॉइंट है उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर को हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाएगी। जस्टिस याया अफरीदी जो है वो डेफिनेटली उनको बनाए, वो आज़ाद मनस जज हैं, वो अपनी अगर बनाएं भी तो जस्टिस याया अफरीदी जो है वो काम करेंगे जो आइन जो कानून कहता है, वो ये नहीं चलाएंगे कि कोई जो है वो बाहर से डिक्टेट करे या कहे, या वो कहे कि उनको गारंटी दी जाए या इस किस्म की बात की जाए। अब बात आती है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो चौथे नंबर के जज हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये जजेस हैं। अब देखना यह है कि इनमें से किन को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाता है। 2 में से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मतलब ये जो तरमीम है, तरमीम टॉप 5 पैनल में से एक पैनल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास जाए, वज़ीर-ए-आज़म उनमें से एक को चीफ जस्टिस लगा दे और वो काम शुरू कर दे। और अगर ये तरमीम मंजूर होती है, कानून बन जाती है, तो फिर चौथे या 5वें मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल,
इन दोनों में से एक को चीफ जस्टिस जो है वो लगाया जा सकता है मुतवक्को तौर पर, मुमकिना तौर पर। ये जो मुमकिना सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये दूसरी तरमीम है जो है वो इफेक्ट करेगी डेफिनेटली अदलिया को। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अगर फर्ज करें जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस बन जाते हैं, उसके बाद अगर वो 2 साल के लिए रहना है, 3 साल के लिए उन्होंने रहना है, आइंदा के लिए जब भी चीफ जस्टिस की बारी आएगी तो उनके बाद जो टॉप 5 होंगे उनमें से एक की सिलेक्शन जो है वो होना होगी। तो फिर वो पांचों जो है वो अपनी अपनी लॉबिंग किया करेंगे, वो अपने अपने तौर पर जो उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त की हुकूमत है, उस वक्त के हुक्मरान हैं, उनको खुश करने की कोशिश किया करेंगे। उनके लिए जो है वो जज जो है, जिनका काम इंसाफ की कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, जिनका काम इंसाफ करना है, जिनका काम लॉबिंग नहीं है, वो लॉबिंग भी किया करेंगे कि टॉप 5 में से वो चीफ जस्टिस बन जाए। तो ये एक बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। ये जो तरमीम है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जो याया, उनको भी पीछे करना, उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल मोटिव्स है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो आइन और कानून को जो है वो उसका झंडा बहुत ज्यादा बुलंद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स हों, वो चाहते हैं कि पेंडेंसी खत्म हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस लगे, उनकी मर्जी का जो है वो चीफ जस्टिस हो, अदलिया जो है उनकी मर्जी से चले। तो ये जो है वो दूसरी जो है वो तरमीम है। ये अब देखना ये है कि जब ये तरमीम हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला भी बड़ा अहम है। अब तीसरा जो मामला है वो है रोटेशन, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, मतलब चारों हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी रोटेशन होती रहती है, मतलब बेंचेस तब्दील होते रहते हैं। मतलब लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ उनका पिंडी बेंच भी है, मुल्तान भी है, मुख्तलिफ जो है वो पंजाब में बेंचेस हैं, तो वहाँ पे जजेस एक बेंच से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते रहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये होता रहता है। लेकिन इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद है ही छोटा सा, इस्लामाबाद में कौन सा एक ही बेंच ज़रूरत है इस्लामाबाद, ये तो नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो है वो 26 नंबर चुंगी के करीब एक बेंच बना दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। इस्लामाबाद छोटा सा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो है वो अपना कवर है, एरिया जो है वो कवर है, यहाँ बेंचेस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 25 मार्च को 6 जजेस ने ख़त लिखा था और 6 जजेस ने अपना माफिज ज़मीर, जो उनके ज़मीर को मुताबिक था, वो उन्होंने उसमें जिक्र किया था। जो उनको काम करने से रोका जा रहा था वो उन्होंने जिक्र किया था। जो उनके उमूर में मुदाखलत की जा रही थी वो उन्होंने रोका था। जो उनको आइन और कानून के मुताबिक काम करने नहीं दिया जा रहा था वो उन्होंने उस खत में लिखा था। 25 मार्च को वो खत लिखा गया था। तो 25 मार्च को जो खत 6 जजेस ने लिखा था वो हुकूमत वक्त को हजम नहीं हुआ, हजम नहीं हो रहा। और उस हजम ना होने के बाद हुकूमत ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। मतलब हालांकि जजेस ने लिख कर दिया कि 1 साल उनके साथ क्या होता रहा, बेडरूम में कैमरे, उनके फैमिली को उठाया गया, उनके वालिद को लाया गया, ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो उसने माना नहीं है और वो 6 जजेस खटक रहे हैं। इसीलिए अब जो तीसरी तरमीम है वो मुतवक्को तौर पर, मुमकिना तौर पर तीसरी तरमीम ये लाई जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी भी रोटेशन हो सके। जो इंट्रा प्रोविंशियल रोटेशन है वो हो सके कि सिंध हाई कोर्ट के जज इधर लाया जाए, इधर का बलोचिस्तान लाया जाए, बलोचिस्तान का लाहौर लाया जाए। इस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है कि बाकी की तो रोटेशन हो रही है लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी रोटेशन हो। अब देखना यह है कि ये तरमीम क्या करेगी। इसमें जो टारगेट है डेफिनेटली वो 6 जजेस ही टारगेट हैं और उन 6 जजेस को फिर रोटेट किया जाएगा किसी को। मतलब जस्टिस बाबर सत्तार एक अहम नोयत का अगर केस सुन रहे हैं, वो जो है वो उनको बैक ऑफ कहा जाता है कि आप पीछे हट जाएं इस केस से, ऑडियो लीक्स केस से, वो पीछे नहीं हटते। उनकी फैमिली का डाटा लीक किया जाता है, वो पीछे नहीं हटते। उनके खिलाफ जो है वो रिक्यूजल, मतलब इतराज़ की दरखास्तें दायर की जाती हैं 4 इदारों की जानिब से, वो पीछे नहीं हटते। और वो बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस था ऑडियो लीक्स का, वो पीछे नहीं हटते। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि किसी भी जज के पास अगर बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है तो अचानक पता चलेगा कि वो जज साहब को जो है वो अब किसी और बेंच में भेजा जा रहा है और वो केस जो है वो ऑटोमेटिकली जो नया जज आएगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। यूं मामलात भी चलते रहेंगे, पर्पस भी सर्व हो जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की जो हुक्मरान है इन्होंने भी कल इसी अदलिया से जो है वो रिलीफ लेने के लिए जाना है। माजी में जब मुश्किल वक्त था, एक तरफ अदलिया उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी तो दूसरी तरफ
इन्हीं जो है वो इसी अदलिया में कुछ जजेस ऐसे मौजूद थे जो मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, इनको रिलीफ भी देते रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आज जो है वो इसको जो पूरा अदालती सिस्टम है उसको अपनी जगह से हिलाने की कोशिश कर रही है हुकूमत वक्त। जो तरामीम जो है वो लाई जा रही हैं, पूरा सिस्टम जो है वो अदालती जुडिशल सिस्टम पूरा जो है वो एक दफा अपनी जगह से हिल जाएगा। तो ये जो काम किया जा रहा है, जो जाल बिछाया जा रहा है, इस जाल में कल वो खुद भी आ सकते हैं। ये उनको जो है वो ज़हन में होना चाहिए कि कल अगर इंडिपेंडेंट जजेस नहीं होंगे, कल वो अपोजिशन में होंगे, कल वो उन जजेस के पास जाएंगे, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ये वो जाल है, जाल की सूरत है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये तीसरी तरमीम है जो बड़ी तरमीम हुकूमत जो है वो कर सकती है। मैंने आपको 3 बताई, पहली नहीं हो सकेगी, दूसरी और तीसरी का इम्कानात है, इम्कानात। अब आते हैं तौहीन अदालत का कानून भी ख़त्म करना है, वो तो चले सादा उसमें करने जा रहे हैं। फिर इसके अलावा हुकूमत एक बड़ी जो है वो एक और तरमीम जो है वो करने जा रही है। वो ये है कि पहले ये होता था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो एक जुडिशल कमीशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल है, वजीर कानून है, बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, और एक और जो जज है, रिटायर्ड जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, वो और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग 2 या 3 जजेस जो है वो उसमें होते हैं। वो बैठते थे, चीफ जस्टिस नाम प्रपोज करता था, जो हाई कोर्ट का जज लगाना हो या सुप्रीम कोर्ट का, वो कमीशन के सामने जाता था, कमीशन बैठता था, कमीशन बैठ के डिसाइड करता था, डिसाइड करके उसकी अगर तो मंजूरी होनी है तो मंजूरी करके वो पार्लिमानी जो कमेटी है जिसमें हुकूमत और जो अपोजिशन है उनके जो है वो मेंबरान जो है वो शामिल होते हैं, तो उस पार्लिमानी कमेटी के पास भेजता था। पार्लिमानी कमेटी की हैसियत फॉर्मेलिटी थी, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर वो लेते थे, तो ये फॉर्मेलिटी जो वो कर देते थे। और उसके बाद जो वो अब जो प्लान है वो ये है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी उन दोनों को एक कर दिया जाए, एक ही कर दिया जाए। एक करने के बाद होगा क्या? एक के बाद ये होगा हुकूमत के पास नंबर ज्यादा आ जाएंगे। फिर होगा क्या, किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई जज लगाना होगा तो वो हुकूमत की मर्जी से लगेगा, अगर हुकूमत की मर्जी नहीं होगी तो नहीं लगेगा। और जो वकील जो है वो हुकूमती पॉलिसियों को फॉलो कर रहे होंगे या हुकूमत के करीब होंगे, जिनकी हुकूमत के साथ लॉबिंग अच्छी होगी, वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जज लगेंगे। इसके अलावा कोई जज नहीं लग सकेगा। तो इसलिए आप देख लें कि ये आज़ाद अदलिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अब किस तरफ जा रही है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक भौंचाल आएगा जुडिशरी के अंदर, बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी। लेकिन देखना यह है कि ये जब ये तरामीम हो जाएंगी और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तरामीम चैलेंज होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेफिनेटली फुल कोर्ट बनेगी। फुल कोर्ट बनने के बाद क्या होगा, क्या फुल कोर्ट जो है वो उस पर रिएक्शन देगी? फिर एक और जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें नंबर गेम, अब नंबर गेम में ये बताया जा रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान उनके साथ जाते हैं तो फिर भी 1-2 वोट का फ़र्क है। तो 1-2 वोट का फ़र्क निकालने के लिए पीटीआई के वो एमएनएज जो एमएनएज जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद वो उनको जो है वो आज़ाद रखा गया, मतलब 41। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पीटीआई डिक्लेयर कर दें, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद रखा जो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट लिख दिया और सारी चीज़ें कर दी। तो इसमें अब मामला ये है कि जो 41 हैं उनमें से 2-4 लोग जो अगर हुक्मरान इत्तेहाद ने उनसे वोट लिया तो उन पर डिफेक्शन क्लास जो है वो लगेगी। तो डिफेक्शन क्लास अगर लग गई और अगर कानूनी तौर पर वो लग गई और वो आईनी तरमीम हो गई, तो फिर ये एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड बन जाएगा उस आईनी तरमीम को जो है वो स्ट्राइक डाउन करने के लिए। क्योंकि अगर तो बड़े ही स्मूथ तरीके से, फॉर एग्जांपल हुकूमत कोई ऐसा जो है वो एक्ट नहीं करती जो मुतनाज़ा हो, मतलब अपनी पूरे नंबर करती है मौलाना के साथ भी, और कुछ आज़ाद ऐसे भी हैं जो शुरू से ही आज़ाद हैं, पीटीआई के कुछ लोग जो है वो, अगर उनको साथ मिला के करती है जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी लिहाज से, फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको छेड़ना जो है वो शायद मुश्किल आसान नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, जहाँ पे सवालात उठ रहे होंगे कि आज़ाद लोगों को शामिल किया और डिफेक्शन क्लास लगती है, तो वहाँ पे फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकेगी और सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। तो ये 4-5 बड़ी हैं। इसके अलावा भी और भी तरामीम ऐसी हैं जो कहा जा रहा है कि बड़ी ही गैर मुतवक्को हैं,
बड़ी ही जो है वो इस तरह है कि आपको जो है वो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो देखना यह है कि आप देखते हैं कि कौन कौन सी आईनी तरमीम आती हैं अदालती निज़ाम हिलाने के लिए और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जो है वो रोकने के लिए। तो जैसे आएंगी वो आपके साथ तफसील वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के केसेस 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें एक तो जो जज हैं जो एहतसाब अदालत के जज है नासिर जावेद राना, उन्होंने जो दरख्वास्त थी बरियत की इमरान खान की खारिज कर दी। अच्छा, परसों दरख्वास्त खारिज की, कल के लिए केस रख लिया, कल के लिए केस आज तक अर्जेंट कर दिया। मतलब कुछ जल्दी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये होता ये है, अमूमी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, होता ये है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहां पे अगर किसी भी मुलजम की दरख्वास्त खारिज होती है ड्यूरिंग ट्रायल तो उसको फिर 2, 4, 6 दिन दे दिए जाते हैं कि आप नेक्स्ट फोरम पे अगर वो कहे कि मैंने चैलेंज करना है तो उसको दे दिए जाते हैं कि आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 3 बजे समाअत खत्म करें और अगले दिन कहें 9 बजे आ जाएं, फिर 3 बजे खत्म करें अगले दिन 9 बजे आ जाएं। अगरचे आपके पास और भी बहुत सारे केसेस हों, वो केसेस जो है वो कोई प्रायोरिटी पे नहीं नजर आ रहे। तो ये एक सिचुएशन है कि बरियत की दरख्वास्त जो है वो खारिज की है, वो इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये अहम फैसला है, अहम इकदाम है इमरान खान साहब का केसेस में। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर उसका डिसाइड करेगी कि इसका फेट क्या होगा कि इमरान खान की बरियत बनती है या नहीं बनती। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इमरान खान साहब की लीगल टीम का मौक़िफ़ ये है, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ था काबीना के फैसलों का वो नैब तरमीम बहाली के बाद तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और जो उन्होंने कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन नैब कहता है कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल भी है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल जो मामला है जो नैब की तरमीम में भी लिखा गया है कि अगर माली फ़ायदा होगा तो फिर देखा जा सकता है। तो माली फ़ायदा नैब कहता है कि अल-कादर ट्रस्ट और उसकी जो डोनेशंस और उस सूरत में माली फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी ने लिया है। लेकिन जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो नैब के गवाह थे उन्होंने ये जो है वो बयान दिया था एहतसाब अदालत के सामने कि इमरान खान ने इसमें कोई माली फ़ायदा नहीं लिया। लेकिन अल्टीमेटली इसका डिसीजन होना है। अब इस स्टेज पे इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला चाह रहे थे कि इमरान खान की बरियत हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन देखना यह है कि क्या एहतसाब अदालत, जहां आज भी समाअत है, 10:30 बज गए हैं, थोड़ी देर बाद समाअत शुरू होनी है, तो वहां क्या एहतसाब अदालत रुकेगी जो है वो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे करेगी और उसके बाद बरियत की दरखास्त जो है वो सुनेगी, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगी कि नहीं ट्रायल कंक्लूड हो जाए, वहीं से पता चल जाएगा, फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाए। ये अब देखना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में क्या होता है। तोशा खाना 2 केस वो आपको बताया था कि शाहरुख अर्जुमंद जज तब्दील हो चुके हैं। 16 सितंबर को वो जो है वो इस अहम केस की समाअत करेंगे और 16 सितंबर को ये उम्मीद है कि जो दरख्वास्त ज़मानत है उसका पता चलेगा कि दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो ज़मानत मिलती है बुशरा बीबी को, या जो है वो बुशरा बीबी को ज़मानत नहीं मिलती। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।